हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सारे लोग। आई होप सभी बच्चे काफ़ी अच्छे होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार आप सभी बच्चों का हमारे अनअकैडमी फिजिक्स ऑन योर टिप्स चैनल पर वेलकम करता हूं। माय नेम इज़ विनोद कुमार बहल। आई एम योर फिजिक्स एडुकेटर, CEO at AVJMS Educare Private Limited, running school project in Dwarka International School, and yes बच्चों, visiting faculty at Allen Rohtak। ये मेरा क्रेडेंशियल्स है गाइस। आप मुझे अनअकैडमी के ऐप पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। फॉलो मी ऑन द ऐप ऑफ अनअकैडमी स्टूडेंट्स। अनअकैडमी में नया क्या है अगर आप देखोगे तो अनअकैडमी में नया है आस्क अ डाउट फीचर। नाउ यू कैन आस्क योर डाउट्स एट एनी टाइम। आप कभी भी मुझसे किसी भी टाइम पर डाउट्स पूछ सकते हैं। आपको बस सिर्फ और सिर्फ अपने यहां से डाउट का फोटो अपलोड करना रहेगा। जैसे ही आप अपना डाउट का फोटो अपलोड करेंगे तो आप मुझसे अपना डाउट पूछ सकेंगे। राइट बच्चों, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है स्टूडेंट्स, तो आप वेट किस बात का कर रहे हैं। इंडिया के टॉप एडुकेटर से पढ़ने का मौका मिल रहा है आपको ये सब्सक्रिप्शन लेने पर। आपको बस वहां पर जब सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको कोड यूज करना है VK आर्मी। आपको कोड यूज करना है VK आर्मी। अब आप घर पे बैठे बैठे इंडिया के टॉप एडुकेटर से लाइव पढ़ सकते हैं। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, बैच कोर्सेज, लाइव टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस टेस्ट, स्टडी मटेरियल, साथ ही साथ में मेंटोरशिप एंड गाइडेंस। गाइज इफ यूल सी, तो आप यहां से देखो, मैं बहुत सारे बैचेस में पढ़ा रहा हूं इस समय। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों के लिए नए नए बैचेस भी सेट करे हुए हैं। मैंने नए नए बैचेस लेकर आ रहा हूं मैं आप सभी बच्चों के लिए। ये आपकी फीस की कॉस्टिंग है जिसमें आप सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। बस आपको कोड यूज करना है VK आर्मी। आपको कोड क्या यूज करना है? VK आर्मी। यस बच्चा पार्टी, अगर आप ध्यान दोगे बेटा, अगर आप ध्यान दोगे तो अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, यानी आप यहां से देखिएगा, आप यहां से देखिएगा, आपको पर्सनल मेंटोरशिप, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, वीकली रिपोर्ट, प्लस के सारे बेनिफिट्स, स्टडी प्लानर और पेरेंट कनेक्ट, ये सब आपको मिलेगा आइकॉनिक में। जहां पर भी आपको कोड यूज करना है VK आर्मी, जहां पर आपको कोड यूज करना है VK आर्मी, आप आइकॉनिक भी ले सकते हैं गाइस। बस इस VK आर्मी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ये जो ऑफर है बेटा, ये ऑफर आपका 31 जुलाई तक एक्सटेंड करवा दिया है हमने। सो यू गाइस कैन अवेल दिस ऑफर ऑल्सो। फटाफट आप आइए और इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं हम लोग। चलिए बढ़ते हैं जरा हम अपने टॉपिक की तरफ। आज हमें क्या करना है बेटा, अगर हम देखें, जस्ट वेट फॉर अ वाइल, हमारा फाइल कहां चला गया। ओके ओके, ये रहा। चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। आज क्या करना है हमें? आज हमें ये चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड को अलोंग विद कुछ MCQs इसको निपटाना है। तो कैसा फील हो रहा है आपको? आई होप आप सभी बच्चे जो है एक्साइटेड फील कर रहे होंगे। आप अपने रजिस्टर्स उठा लीजिए अपने साथ साथ। इस नोट्स की PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगी। आप बस फटाफट जो है अपना तैयार हो जाइए और चैप्टर को पढ़ने के लिए। राइट बच्चा पार्टी? सो यस बच्चों, वी आर स्टार्टिंग फिजिकल वर्ल्ड। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जरा मैं यहां से मैं एक और पेज ऐड कर देता हूं। मतलब यहां से एक और ऐड कर देता हूं टेम्पलेट। जस्ट वेट फॉर अ वाइल। इसी में ऐड कर देता हूं, ठीक है ना? इसी में ऐड कर देता हूं सो दैट प्रॉब्लम नहीं होगा। यहां से स्क्वायर टेम्पलेट बना दिया मैंने। करंट टेम्पलेट, फिर उसके बाद एक और ऐड। हाँ, क्योंकि इन पेजेस की हमें अभी जरूरत पड़ने वाली है। इन पेजेस की अभी हमें जरूरत पड़ने वाली है। राइट गाइस, ये रहा बच्चा पार्टी। अगर आप देखते हैं, सबसे पहले हम जब भी यहां पर आते हैं ना, जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें उस टॉपिक के बारे में या उस सब्जेक्ट के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। हम 11th में जैसे ही आते हैं तो 11th में सबसे पहले हमारे पास आता है साइंस। साइंस क्या होता है गाइज? अगर आप देखोगे ना
तो साइंस एक ग्रीक वर्ड है शाइंटिया, शाइंटिया से ये डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है टू नो। इसका मतलब क्या है टू नो का मतलब? टू नो का मतलब है नॉलेज अबाउट एनीथिंग। नॉलेज, किसी भी चीज के बारे में नॉलेज लेने को आप लोग कहेंगे साइंस। साइंस के आगे फिर आगे आप देखोगे तो आप बेसिकली फिजिक्स पढ़ते हैं, आप बेसिकली केमिस्ट्री पढ़ते हैं, आप बेसिकली बायो पढ़ते हैं, फिर बायोलॉजी के अंदर आप आगे जाकर बॉटनी और जूलॉजी पढ़ते हैं, ये सब है। अब ये चैप्टर यहां से पढ़ने के बाद ना फिर आप एनसीईआरटी खोल सकेंगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार पता नहीं मतलब कौन से प्लैनेट पे आ गए, क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। खैर, सबसे पहले देखिएगा साइंस क्या होता है। जब भी आप देखते हैं तो यहां पर बड़ी क्लियरली लिखा हुआ है दैट साइंस इज ऑल अबाउट द सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज about the various natural phenomena which is obtained by careful experimentation, keen observation and accurate reasoning. Yes बच्चा पार्टी, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। इट कैन बी, मतलब आप ये समझो कि अगर आपको देखना है कोई भी नेचुरल फिनोमिना है जिसको आपको एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बताना है, तो आपको पहले एक सिस्टमैटिक फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी को अपन लोग साइंस कहते हैं, ठीक है ना। वैसे तो आप देखोगे तो साइंस को हम बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, एक आपका फिजिकल साइंस और एक आपका बायोलॉजिकल साइंस। क्या क्या? एक आपका फिजिकल साइंस और एक हमारा बायोलॉजिकल साइंस। अगर आप देखोगे तो फिजिकल साइंस में केमिस्ट्री आएगा, फिजिक्स आएगा, बायोलॉजिकल साइंस तो आपको पता ही, और आपको पता है मैं बायो से कितना प्यार करता हूं इन अ सार्कास्टिक मैनर, राइट। खैर, हम तो फिजिक्स के हैं तो फिजिक्स पढ़ेंगे अपना। ओके, सो सबसे पहले आप देखो, चलो बायो की तरफ ही रुख मोड़ लेते हैं। वो साइंस विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस। Science which deals with the behavior of living things are called biological science. Right बच्चा पार्टी, इसमें आएगा हमारे पास फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड which deals with the concepts of space, time, motion, matter, energy, radiation, etc. आज मैं आपको ये तक बताने वाला हूं कि कैसे कैसे आपका फिजिक्स सारे चीजों के साथ रिलेशन रखता है, कैसे कैसे आपका फिजिक्स ही जो है वो सभी जगह फैला हुआ है, कैसे कैसे आपका फिजिक्स जो है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब आप जानने वाले हो। खैर, केमिस्ट्री देख लेते हैं। केमिस्ट्री क्या है? सो केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एवरी सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का स्ट्रक्चर, उसका कंपोजिशन और चेंज। खुश मत होइए, अभी बताऊंगा कि केमिस्ट्री असल में क्या कर रहा है और केमिस्ट्री के लिए फिजिक्स क्या कर रहा है, फिजिक्स क्या बलिदान दे रहा है खुद का, सब पता चलेगा, ठीक है ना। और बायो तो आपको पता ही है, लिविंग थिंग्स की बिहेवियर के साथ जो है दैट इज योर बायोलॉजिकल साइंसेस। अब बात आएगी बेटा आगे कि हमें फिजिक्स में ना दो बेसिक टेस्ट, मतलब दो बेसिक टॉपिक्स जो हमें फिजिक्स में पढ़ने ही पढ़ने, जो आप ये समझ लीजिए कि आपको यहां से अभी नॉलेज मिल रही होगी कि मतलब क्या, कौन सा टॉपिक, कौन सी एक्सपेरिमेंट, कौन सी स्टडी, कौन से टेस्ट में पढ़ रहे होंगे। तो आपको दो चीजें फिजिक्स में, एक आपका यूनिफिकेशन और एक आपका रिडक्शनिज्म। क्या क्या? एक यूनिफिकेशन और एक रिडक्शनिज्म। भैया, अगर आपको कोई भी फिजिकल फिनोमेना एक्सप्लेन करना है इन टर्म्स ऑफ जस्ट फ्यू कॉन्सेप्ट्स एंड लॉज, तो उसको आएगा, वो आपका आएगा यूनिफिकेशन के अंडर। और अगर आपको कोई बहुत बड़ा मैक्रोस्कोपिक सिस्टम एक्सप्लेन करना है, लेकिन उसके अंदर अंदर मतलब तह तक जाना है, उसके माइक्रोस्कोपिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी पढ़ने हैं, तो वो आपका रिडक्शनिज्म में आएगा। समझे क्या क्या? एक आपका यूनिफिकेशन और एक आपका रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन क्या है? मतलब अलग अलग फिजिकल फिनोमेना इन टर्म्स ऑफ जस्ट फ्यू कॉन्सेप्ट्स एंड लॉज, ये यूनिफिकेशन के अंडर आते हैं। और मैक्रोस्कोपिक सिस्टम इन टर्म्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक कॉन्स्टिट्यूएंट, ये सब आपका रिडक्शनिज्म के अंडर आते हैं। चलिए खैर, आगे देखते हैं ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। मतलब फिजिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, ऐसे कौन कौन से ब्रांचेस है जो हमें फिजिक्स में आगे जाके परस्यू करने हैं, जो हमें फिजिक्स में आगे जाके कराने हैं।
गाइस सबसे पहले पहले आपका मैकेनिक्स, सबसे पहले पहले आपका मैकेनिक्स क्या होता है? सो आई विल से मैकेनिक्स डील्स विद द इक्विलिब्रियम और मोशन ऑफ मटेरियल बॉडीज इन एट लो स्पीड्स। यानी आप देखो, हमें मटेरियल का मोशन या बॉडी का इक्विलिब्रियम लो स्पीड्स पर पढ़ना है। खैर कायदे से अगर आप देखोगे ना तो आपको मिलेगा कि मैकेनिक्स के अंडर आगे जाकर आपको मिलेगा, एक होता है काइनेमैटिक्स और एक होता है डायनामिक्स। मतलब काइनेमैटिक्स में हम बॉडी का मोशन पढ़ते हैं बट फोर्स नहीं पढ़ते, डायनामिक्स में हम मोशन फोर्स के साथ साथ पढ़ेंगे, मतलब कॉज भी पढ़ेंगे। तो मैकेनिक्स समझ में आ गया। ये डील्स पता है क्या होता है, हमें पता तो होता है फिजिक्स में, चलो भैया ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं, लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, पर उनके ब्रांचेस के बारे में नहीं पता होता है। कोई सीनियर हमारे सामने आता है, भाई तूने मैकेनिक्स पढ़ लिया, बहन तूने मैकेनिक्स पढ़ लिया है, ये क्या होता है, पहली बार सुन रहे हैं ये तो हम। तो आपको बेसिक बातें सब पता होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है बस कुछ भी कर रहे हैं और कुछ भी चल रहा है। राइट गाइस, चलिए मैकेनिक्स के साथ साथ बात आएगी आपका ऑप्टिक्स, मैकेनिक्स के साथ साथ बात आएगी आपकी ऑप्टिक्स के बारे में। ऑप्टिक्स क्या है? सो ऑप्टिक्स डील्स विद द नेचर एंड प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स क्या करता है? नेचर और लाइट की प्रोपेगेशन के साथ डील करता है। मतलब आप देखिए 12th में जाओगे आप तो आपको मिलेगा एक रे ऑप्टिक्स और एक मिलेगा वेव ऑप्टिक्स, जहां पर आप लाइट का नेचर, लाइट का प्रोडक्शन और लाइट का प्रोपेगेशन के साथ डील कर रहे होंगे। राइट बच्चा पार्टी। फिर बात आएगी थर्मोडायनामिक्स। फिर क्या बात आएगी? थर्मोडायनामिक्स। अब ये थर्मोडायनामिक्स क्या है? सो इट बेसिकली डील्स विद मैक्रोस्कोपिक सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के साथ ये डील करता है, मतलब बड़े बड़े सिस्टम्स के साथ, ठीक है ना। और इंटरनल एनर्जी आप आगे पढ़ोगे, टेम्परेचर, एंट्रोपी, ये सब पढ़ना है आपको, ये सब हम थर्मोडायनामिक्स में डील करते हैं। बच्चा पार्टी जैसे आप देखोगे मैक्रोस्कोपिक का मतलब जैसे रेफ्रिजरेटर है, उसके बारे में उसकी वर्किंग पढ़ना आपका थर्मोडायनामिक्स में आएगा। हीट इंजन, स्टीम इंजन, जितनी भी बड़ी बड़ी चीजें हैं वो सब आपको थर्मोडायनामिक्स में। आई डोंट नो इस बार रिड्यूस्ड है शायद, बट इट्स ओके, मैं तो आपको तब भी बताने वाला हूं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। थर्मोडायनामिक्स के बाद बेटा आएगा हमारा इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स बेसिकली डील्स विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना associated with charged and magnetic bodies, associated with charged and magnetic bodies। राइट बच्चा पार्टी, ये है। अच्छा आगे अगर आप देखोगे तो मतलब ये बेसिकली 12th का फर्स्ट यूनिट है, ये क्लास 12th का फर्स्ट यूनिट है बेटा, क्लास 12th का ये फर्स्ट यूनिट है, ठीक है ना। तो आप अगर देखोगे तो यहां से आपको पता चल रहा होगा। चलिए खैर, आपको एक ऐसा टॉपिक है जहां टीचर भी थोड़े बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं, आप उनको कंफ्यूज कर सकते हैं, विच इज मॉडर्न फिजिक्स, जो आता है हमारा क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। क्या आता है? क्वांटम मैकेनिक्स। अच्छा मैं आपको बता दूं एक बारी, अभी ये तो मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, अब मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि हम कौन कौन सी चीज में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आपको बेसिक से लेकर पूरी एडवांस तक नॉलेज दी जाएगी। ये है मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। और आगे जाकर आएगी हमारे आइंस्टाइन भैया की थियरी रिलेटिविटी, यानी ये इनवेरियंस की थियरी है। अब तक आपने पढ़ा था मास कांस्टेंट होता है हर एक जगह, अब वो कहता है मास भी चेंज होगा, मास एनर्जी में, एनर्जी मास में वेरी होगा। राइट गाइस, तो ये वाली बात हो गई। खैर मैं आपको बता दूं कि आप अगर यहां से देखोगे ना तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि हमें क्या क्या और कौन कौन सी चीज में पढ़ना चाहिए। लाइक मैकेनिक्स के बारे में तो आप समझ ही गए, मैकेनिक्स के बारे में तो आप समझ ही गए, ठीक है ना, ये तो हम जान लिए। ये कौन सी क्लास में पढ़ेंगे? 11th क्लास में। फिर बात आएगी थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना। अच्छा थर्मोडायनेमिक्स डजंट मीन 11th में ना थर्मोडायनेमिक्स का एक चैप्टर है। थर्मोडायनेमिक्स का ये मतलब नहीं कि हम सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे इसमें, इसका मतलब हम इसमें एक हीट चैप्टर है आपका, एक यही थर्मो चैप्टर है, और एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जिसको केटीजी बोलते हैं, ये भी कहाँ पढ़ेंगे? ये भी पढ़ेंगे बेटा आपका क्लास 11th में। फिर बात आती है हमारी ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स से पहले आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला जो है, ये वाला आपका इलेक्ट्रोडायनामिक्स कर लो, ठीक है ना। इसकी जगह आप इलेक्ट्रोडायनामिक्स कर लेते हैं। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? ये आपका बेसिकली क्लास 12th का
चैप्टर 1 से लेकर 7 तक मान लेते, ठीक है ना। चैप्टर 1 से 7 तक मतलब पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आ गया, कहाँ पर, 12th में। फिर बात आएगी 12th की सेकंड बुक, जिसमें हमारा आना होगा ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है आपका, चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10, राइट गाइस। ये हमारा ऑप्टिक्स है। ये आपका एक आएगा रे ऑप्टिक्स और एक आएगा वे ऑप्टिक्स। ये सब आप पढ़ोगे मेरे साथ 12th क्लास में। और ये आपका नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आ रहा है दैट इज बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे सो बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स आपका मॉडर्न फिजिक्स, क्या, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आपके आते हैं चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14 भी मॉडर्न में ही काउंट कर लो। ये आपका डुअल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है ना। एक आपका आता है एटम्स, पूरा एटम्स के बारे में, एक पूरा न्यूक्लियाई आएगा, और एक आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसको आप कायदे से सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। ये सब हम 12th क्लास में कर रहे होंगे, ये है। इसके बाद एक जो आपने लास्ट लाइन पढ़ी दैट इज आपका रिलेटिविटी। रिलेटिविटी के बारे में थोड़ा सा तो हम 12th में पढ़ लेंगे, लाइक E बराबर mc², थोड़ा सा न्यूक्लियाई में पढ़ेंगे बट पूरा नहीं करेंगे। ये कहता है एनर्जी मास में कन्वर्टेबल है एंड मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, तो ये आपका रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट है, राइट गाइस। चले आगे बढ़ते हैं। ये थी ब्रांचेस इन फिजिक्स, ये थी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। अब क्या करेंगे, अब हम पढ़ने वाले हैं कि फिजिक्स का अदर साइंसेस के साथ क्या रिलेशन है, फिजिक्स का अदर साइंसेस के साथ क्या रिलेशन है, राइट बच्चा पार्टी। देखते हैं जरा, ठीक है ना। तो ये है आपका फिजिक्स का मैथमेटिक्स के साथ क्या रिलेशन है, केमिस्ट्री के साथ क्या रिलेशन है, बायोलॉजिकल साइंस के साथ क्या रिलेशन है, एस्ट्रोनॉमी के साथ क्या रिलेशन है, जियोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है, सेस्मोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है, मटीरियोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है। सर ये लॉजी पढ़ रहे, इतना सारा लॉजी पढ़ा दिया आपने, ये क्या है। सो लॉजी इज बेसिकली स्टडी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, गॉट इट। तो आप देखिए सबसे पहले फिजिक्स का रिलेशन टू अदर साइंसेस, फिजिक्स का रिलेशन टू अदर साइंसेस, राइट। अब आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपका वही मैथमेटिक्स के साथ। मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स बेसिकली हमें मैं यूं कहूंगा आपसे कि अगर आपको देखना ही है सो मैथ्स इज द या मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। अब आप कहेंगे सर ये कैसे पता चल रहा है कि मैथमेटिक्स जो है ये फिजिक्स की लैंग्वेज है। मैं आपसे कहूंगा, आप ध्यान से देखिएगा, सपोज करते हैं फोर्स है Gm1 m2 ओवर r²। सपोज करते हैं फोर्स है Gm1 m2 ओवर r²। अब यार एक सिंपल सी बात बताओ, वैसे तो मैं आपको बोल रहा हूं कि जो दो बॉडीज है उनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, एक बॉडी दूसरी बॉडी को ऐसा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है ना, और ऐसा करके। लेकिन ये मैं आपको एक्सप्लेन कैसे करूंगा, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन का रिक्वायरमेंट है। जब तक वो नहीं बताऊंगा तब तक बात बनेगी नहीं। तो इसलिए मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। और अगर आप साइंस की भाषा में देखो सो मैथमेटिक्स बेसिकली प्रोवाइड्स द नेसेसरी साइंस एंड टूल्स which the physicists use. It has played an important role in the development of theoretical physics. अगर आप थोड़ा सा आगे देखोगे तो अब बात आती है केमिस्ट्री के साथ। इसका केमिस्ट्री के साथ क्या रोल है, तो हमारा अभी देखिए केमिस्ट्री के साथ क्या रिलेशन है। तो फिजिक्स में अगर हम देखेंगे तो हमें सबसे पहले आपने अभी खुद देखा, मैंने अभी आपको बताया क्वांटम मैकेनिक्स में हम एटम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। आप बताइए फिजिक्स में आप एटम का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद न्यूक्लियाई में रेडियोएक्टिविटी पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद आपका एक्सरे पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद आपका एक्सरे डिफ्रैक्शन हो गया, ये सब हम पढ़ रहे हैं। ये सब स्टडीज जो है ना एक केमिस्ट को एलिमेंट्स को अरेंज करने में हेल्प करती है। एक सेकंड होल्ड करिएगा, जरा बोर्ड बंद कर दिया जाए। हाँ जी, एक केमिस्ट को जो आप पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं ना, ये सब हमने ही बताया एक हिसाब से। ये सब फिजिक्स वाले नहीं केमिस्ट्री वाले को बताया, भाई तू पढ़ ले इसको अच्छे से। सारी स्टडी तो मैंने करके दे दी, सारी स्टडी तो फिजिक्स वाले ने करके दे दी, एटम्स के बारे में, रेडियो एक्टिविटी के बारे में, एक्सरे डिफ्रैक्शन के बारे में।
अब इतना सब कुछ पढ़ने के बाद वो क्या करते हैं, एलिमेंट्स लेते हैं और अपने पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर देते हैं, और हमें लगता है भैया ये तो केमिस्ट्री वाली बात हो रही है। खैर कोई बात नहीं, रिलेशन बहुत है भैया, रिलेशन बहुत है। बायोलॉजी के साथ देखो, मतलब आप समझो लाइफ साइंसेज में डेवलपमेंट ज्यादा से ज्यादा फिजिक्स की वजह से ही है। क्यों? आप एक बात बताओ, आपको सेल देखना होता है, एक सेल देखने तक के लिए आप माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, नाम से समझ में आ रहा है फिजिक्स का है, ठीक है ना, फिजिक्स का है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक्सरे, डिफ्रैक्शन टेक्निक, ये सारी के सारे ही तो आप बायो के कॉन्सेप्ट्स को निकालने में काम आते हैं। और ये सारे के सारे किस चीज के है? ये भैया ये फिजिक्स ही तो है। इसका मतलब आप बायो की आधी ज्यादा चीजों को सॉल्व करने के लिए फिजिक्स का यूज ले रहे हैं। अच्छा आगे देखते, एस्ट्रोनॉमी। भैया एस्ट्रोनॉमी तो आपको पता ही है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, रेडियो टेलीस्कोप, डॉपलर्स इफेक्ट, ये सब के सब क्या करते हैं? एस्ट्रोनॉमी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को प्रेडिक्ट करते हैं। सबके सब एस्ट्रोनॉमी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को प्रेडिक्ट करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब आगे देखो, जियोलॉजी। अगर आप देखोगे डिफ्रैक्शन जो है ना, वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के, मतलब जैसे आप देखो बहुत सारे रॉक्स है, जियोलॉजी का मतलब क्या है? रॉक्स के स्ट्रक्चर्स को पढ़ने। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के, मतलब जो क्रिस्टल के स्ट्रक्चर्स है रॉक्स के, वो आपको पढ़ने के लिए डिफ्रैक्शन हेल्प करता है। डिफ्रैक्शन इज अ टॉपिक ऑफ फिजिक्स। अच्छा आगे देखो, सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी क्या है? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड टाइप्स ऑफ वेव्स सो जनरेटेड हेल्प अलॉट इन द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक एंड इट्स इफेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया? गॉट इट गाइस? तो ये सिस्मोलॉजी है। फिर आगे मटीरियोलॉजी, यानी अगर आप देखेंगे बाय स्टडीइंग वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद टेम्परेचर वी कैन फोरकास्ट वेदर। अगर प्रेशर का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन पढ़ ले तो हम वेदर को फोरकास्ट कर सकते हैं। तो भैया मटेरियोलॉजी भी हो गया। अर्थक्वेक और इसके इफेक्ट्स को स्टडी करने के लिए भी अपने को फिजिक्स पढ़नी पड़ रही है। तो ये सब आपका फिजिक्स ही तो है एक हिसाब से। अच्छा आगे, मतलब अभी भी भरोसा नहीं हो रहा क्या? और बता देता हूं आगे, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? आगे देखो, फिजिक्स का टेक्नोलॉजी के साथ और सोसाइटी के साथ क्या रिलेशन है? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद टेक्नोलॉजी एंड साइंस? देखो, अगर आप ध्यान से देखते हो तो सोसाइटी की ना बहुत सारी चीजें फिजिक्स से ही लिंक्ड है। यानी कि फिजिक्स में हम कुछ भी डिस्कवर कर ले, वो इमीडिएटली सोसाइटी को अफेक्ट करता है। फिजिक्स में कुछ भी डिस्कवर हो गया, वो इमीडिएटली सोसाइटी को अफेक्ट करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? गॉट इट? अच्छा, जैसे आपका स्टीम इंजन, जैसे हमें पता है कि मतलब स्टीम इंजन जो है ना, मतलब जैसे अभी मैंने आपको बताया थर्मोडायनेमिक्स में, ये बहुत ही ज्यादा एक बड़ा रोल निभाता है हमारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। समझ में आया कि नहीं आया? पूरी धरती में, इंग्लैंड में पहले सबसे पहले ये रेवोल्यूशन आया था, फिर पूरे वर्ल्ड में। और बताओ ना, सबसे पहले और देखो यहाँ पर टेलीफोन्स, टेलीग्राफ, टेलेक्स, ये सब क्या करते हैं? पहले मतलब एक लेटर जाता था, सालों लग जाते थे, मतलब महीनों लग जाते थे। लेकिन आज जो है, आज हमें टाइम ही नहीं लगता है, क्योंकि आज यार सुविधाएं ऐसी आ गई। तो ये सारी सुविधाएं फिजिक्स ने ही तो दी है ना सोसाइटी को, ठीक है ना। सैटेलाइट को लॉन्च करना स्पेस में, भाई स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, कम्युनिकेशन आ रहा है, ये सब आपका क्या हो गया? फिजिक्स ही तो है। फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी का ही तो खेल है सारा का सारा। समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं आपको बताऊं, वैसे तो मैं क्या ही बताऊं आपको, लर्न तो क्या ही करना है, लेकिन ये कुछ साइंटिस्ट है, ये कुछ साइंटिस्ट है बेटा, जिनके बारे में आपको पढ़ना है। जैसे कि आर्किमिडीज, प्रिंसिपल ऑफ बॉयंसी दिया इन्होंने, गैलीलियो गैलीली, लॉ ऑफ इनर्शिया, पढ़ते ही हो आप, 11th में पढ़ोगे। मैं ये बता देता हूँ कौन सा 11th में पढ़ोगे, कौन सा 12th में। 11th ये वेव थियरी 12th में पढ़ोगे, ये 11th में पढ़ोगे न्यूटन का, ठीक है ना। और ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बस 12th में पढ़ोगे, बाकी 11th में। ये EMI आपका 12th में पढ़ोगे आप, ठीक है ना। EMI 12th में पढ़ोगे, ये आपका 12th में पढ़ोगे। EM वेव्स 12th में पढ़ोगे, शॉर्ट रेडियो वेव्स 12th में, एक्सरेज 12th में, इलेक्ट्रॉन 12th में ज्यादातर, ठीक है ना। उसके बाद आपका 12th में फोटो इलेक्ट्रिक वेव 12th में, केमिस्ट्री में 11th में पढ़ते हो, ठीक है ना। अच्छा आगे देखो, रेडिएशन 12th में, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 12th में, न्यूक्लियर मॉडल 12th में, क्वांटम मॉडल 12th में। सर या तो ऑलमोस्ट 12th की चीज है जी, बिल्कुल 12th की। वेव नेचर ऑफ मेटल 12th में, हाँ ये पढ़ोगे आप 11th में, ठीक है ना। ये आपका 12th में भी नहीं है, ये फर्स्ट ईयर डिसाइड हो जाता है, ठीक है। क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, फिर उसके बाद एक्सक्लूजन प्रिंसिपल 12th में नहीं है, हाँ ये 12th में है, 10th में भी आप पढ़ के आए हो। ये आपका 12th में है, ये 12th में है, ये आपका हायर स्टडीज में है, ये 12th में है बट अभी रिड्यूस कर दिया गया है। ये 12th में है, ये आपका 12th में है, इवन ये आपका 11th में भी थोड़ा सा है, सिर्फ थोड़ा सा जानना है सिर्फ, ठीक है ना। ये नहीं है 12th में, 11th में। उसके बाद ये 12th 11th में नहीं है, ये तो 11th में मैंने चंद्रशेखर लिमिट के बारे में आपको बताया ही था, है ना।
फिर ये सुपर कंडक्टिविटी थोड़ा बहुत आप 12th में पढ़ोगे, थोड़ा बहुत। लेजर 12th में पढ़ सकते हो, बाकी हायर स्टडीज में, और ये भी आप 11th 12th में या थोड़ा सा हायर स्टडीज में, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ आपको मतलब जो है ये सब चीज़ आपको बता रहे होंगे कि बेसिकली हमें क्या क्या कैसे कैसे साइंटिस्ट के साथ ये सब चीज़ देखना है, राइट गाइज। आगे देखो, आगे अगर आप देखोगे तो फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर, मतलब नेचर में क्या क्या फंडामेंटल फोर्सेज है। लाइक एक तो आपका मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, एक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। क्या क्या? एक मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स और एक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के बीच में जितने भी फोर्सेज आते हैं, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के बीच में जितने भी फोर्सेज आते हैं, उन दो फंडामेंटल फोर्सेज में ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आता है। यहां पर अलग अलग से लिखेंगे, थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर रहे होंगे इसके बारे में। यानी आपका जो है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहता है हमसे, आपका जो है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहता है हमसे, ठीक है ना। और दूसरा फिर आपका मैग्नेटिक फोर्स क्या कहता है हमसे। और फिर दो ऐसे फोर्सेस है जो आपके बेसिकली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस और फिर वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो आप पढ़ रहे हो ना, ये स्ट्रॉन्ग और वीक, ये सब हमारा बहुत माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए है, ये मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के बीच में। थोड़ा थोड़ा यहाँ पर मैंने दिया हुआ, आगे जाके आप पढ़ोगे, मतलब आप देखोगे सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वो होता है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना, उसके बाद आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा छोटा होता है इन सारे फोर्सेस के कंपैरिजन में, राइट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमें 11th के चैप्टर नंबर 8 में एनी हाउ वैसे भी पढ़ना है, ठीक है ना, बट आप देख लो। सो फोर्सेस ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस, यानी दो बॉडीज के बीच में मास हो रहा है तो उसमें जो अट्रैक्शन हो रहा है दैट इज बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 and m2 are separated by distance r is given by F बराबर gm1 m2 by r square, where g is the universal gravitational constant. In particular, gravity governs the motion of the earth and planets around the sun. It plays key role in the large scale phenomena of the universe, such as formation and evolution of stars, galaxies and galactic clusters. Right बच्चा पार्टी? अच्छा, आगे देखते हैं। फिर बात आएगी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस क्या है आपका, यानी दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगते हैं। ग्रेविटी में आपने एक चीज देखा होगा, ग्रेविटी एक चीज हमें बताता है कि वहां पर हमेशा अट्रैक्शन वाला फोर्स लगता है, बट चार्जेस के बीच में मतलब लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, राइट। सो फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और कुलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है बिटवीन टू फोर्सेस दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर, जहां पर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। Similarly, force acting between two magnetic poles is called magnetic force, ठीक है ना। This force depends on the magnitude and direction of the velocity of the electric charge. तो इसीलिए ये सब आपको तो खैर 12th में जाके फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ना है, मजे आते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है, तो उन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में बांधे रखने के लिए एक फोर्स चाहिए होता है जो बेसिकली 10⁻⁻15 मीटर डिस्टेंस के लिए वैलिड है, विच इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये फोर्स जो है चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है। समझ में आया कि नहीं आया? आगे अगर आप देखोगे तो वीक न्यूक्लियर फोर्स ये जो है कुछ एलिमेंटरी पार्टिकल्स के बीच में लाई करता है। 12th में अगर हम बाद में देखेंगे तो आप वहां पे मेरे साथ पढ़ोगे, एक बीटा डीके नाम का एक टॉपिक होता है न्यूक्लियस का, तो ये वहां पर आपको देखने को मिलेगा। वीक न्यूक्लियर फोर्स का नाम वीक है, ये इतना भी वीक नहीं है, कायदे से ये ग्रेविटेशनल फोर्स से तो बहुत ही ज्यादा, उसके कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा बड़ा है, पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा छोटा है। तो आप देखो यहाँ पर कुछ आपको प्रॉपर्टीज दे रखी है फंडामेंटल फोर्सेस की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये इनका रिलेटिव स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, और ये इनका बिहेवियर है, कैसे कैसे क्या है, तो ये सब आप एक बारी पढ़ लेना, किसका रेंज क्या है। ये लॉन्ग रेंज फोर्सेज है दोनों, ये बहुत ही ज्यादा शॉर्ट रेंज फोर्सेज है। और आप थोड़ा सा आगे देखोगे तो दो तीन चीजें और है यहाँ पर, लाइक आपका यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस,
जैसे कि फिजिक्स में बहुत सारी एडवांसमेंट हुई, ठीक है ना। उन्होंने अलग अलग डिफरेंट थियरीज और डोमेन्स दिए। न्यूटन्स ने बहुत सारी चीज़ों को यूनिफाई किया, ठीक है ना। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, जैसे ओएस्टेड को हम 12th में पढ़ेंगे। फिर फराडे, इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना में कैसा है। जैसे पहले हमने सिर्फ ये देखा कि एक वायर में करंट जाता तो उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, फिर हमने ये देखा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो वायर में करंट भी इंड्यूस हो सकता है। तो ये सारी कहानियां जो है ना, ये सारी बहुत सारी डिस्कवरीज, लाइक आपका ऑप्टिक्स का डिस्कवरी हुआ, मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का डिस्कवर किया, ठीक है ना। इन्होंने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट जो है। तो ये सारी कुछ डिस्कवरीज है, ये कुछ अचीवमेंट्स है। कौन कौन से साल में किस किस को क्या क्या अचीवमेंट्स मिले, ये आप देख सकते हो। इसके बाद थी हमारी फिजिकल लॉ का नेचर। लाइक किसी भी फिजिकल प्रोसेस में अलग अलग फोर्सेस इन्वॉल्व रहते हैं। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज अनचेंज रहती है समय के साथ, कुछ क्वांटिटीज को हम कंजर्वेटिव क्वांटिटीज कहते हैं, जो समय के अनुसार चेंज नहीं होती है, अनचेंज्ड अकॉर्डिंग या अनचेंज्ड रिमेन्स विद द टाइम। These laws which govern the conservation of these quantities are called conservative laws, ठीक है ना। और अगर आप देखोगे तो क्लासिकल फिजिक्स में जनरली हम कौन कौन सी कंजर्वेशन ऑफ लॉस के साथ काम करते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में। गाइस, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 1 होता है फिनिश। अब इसकी जो सेकंड वीडियो आएगी बेटा, उसमें हम करेंगे कुछ देखो, ये मेरे पास ऑलरेडी है पर मैं अभी नहीं करवा रहा। तो ये कुछ 34 प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना। ये कुछ 34 प्रॉब्लम्स है, तो ये हम इसकी सेकंड वीडियोस में करेंगे। ये बहुत छोटा चैप्टर है, आधा घंटा भी नहीं हुआ होगा आपको मेरे साथ बैठे हुए, बट ये बहुत छोटा चैप्टर आप देख सकते हैं। फिर भी मैं एक बार ऊपर जाता हूं। अगर किसी भी बच्चे को यहाँ पर से अगर आप देखोगे, अगर हमारे वो वाली फाइल कहाँ चली गई जो हमने वो वाली फाइल निकाली थी यहाँ पर, ओके चलिए खैर कोई बात नहीं। मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी बच्चे को मुझे फॉलो करना है तो आप अनअकैडमी पर मुझे जो है बाय द नेम ऑफ योर विनोद सर के नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। आप वहाँ जाकर मुझे फॉलो करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर बच्चों आपसे आपकी अगली वीडियो में, इसके प्रॉब्लम्स वाली वीडियो में। तब तक के लिए बच्चा पार्टी ऑल द वेरी बेस्ट, बाय ऑल एंड यस, जय हिंद बच्चों।